हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। और बोर मॉडल ने क्या बताया था? हाइड्रोजन परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की व्याख्या को बताने का प्रयास किया था। 1913 के अंदर नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया था और उसने अपने सिद्धांत के अंदर, अपने मॉडल के अंदर परमाणु को समझाते हुए कुछ बिंदु रखे, लेकिन नील्स बोर ने केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले परमाणुओं की ही बात की, वो अन्य परमाणुओं की बात नहीं करता। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान तो हाइड्रोजन खुद हो गया, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आता है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 होते हैं तो प्लस लगा दो, 1 कम हो जाएगा। लिथियम में 3 होते हैं, 2 प्लस लगा दो। बेरिलियम में 3 प्लस लगा दो, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले परमाणुओं पर ही इस मॉडल को लागू कर सका कौन? नील्स बोर। अब इस सिद्धांत के या मॉडल के मुख्य मुख्य बिंदु क्या है तो वो देखते हैं अपन। पहला बिंदु, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, परमाणु में इलेक्ट्रॉन, और यहाँ केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के समान। पहले हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले, निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। केवल निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है, जिन्हें हम अनुमत ऊर्जा स्तर, अनुमत ऊर्जा स्तर यानी अलाउड एनर्जी लेवल, जो संक्रमण के लिए या स्थानांतरण के लिए अलाउड है। अनुमत ऊर्जा स्तर या कक्षा या कोश या स्थायी कक्षा या स्थायी कक्षा कहते हैं। और ये वृत्ताकार जो पथ हैं वो नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय होते हैं। ये वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय होते हैं। यानी इनका केंद्र क्या होता है? एक ही होता है, संकेंद्रीय होते हैं। यानी नील्स बोर बात करता है नाभिक के चारों ओर कुछ वृत्ताकार पथों की, जिनकी निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा होती है। ये वृत्ताकार पथ, ये नाभिक, ये नाभिक के चारों ओर के निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ, इनको कहते हैं अनुमत ऊर्जा स्तर या कक्षा या कोश। और ये संकेंद्रीय होती है, यानी इनका केंद्र एक ही होता है। और इनको n बराबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अपन दर्शाते हैं। n यहाँ कक्षा की संख्या है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, कक्षा का नंबर भी क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। तो पहला बिंदु हो गया अपना, परमाणु में, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले
वृत्ताकार पथों में घूम सकता है या गति कर सकता है, जिन्हें अनुमत ऊर्जा स्तर, कक्षा या कोश के नाम से जाना जाता है या स्थायी कक्षा कहते हैं। ये वृत्ताकार पथ नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय होते हैं। दूसरा बिंदु है कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, स्थायी ऊर्जा अवस्था में, या निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो ही ऊर्जा में परिवर्तन होता है। निश्चित कक्षा में, दूसरा बिंदु क्या था बोर मॉडल का, निश्चित कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में गति करता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है तथा उच्च से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यानी इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथों में नाभिक के चारों ओर गति कर रहा है, तो न तो ऊर्जा ग्रहण करता है न ऊर्जा निष्कासित करता है, लेकिन वो निम्न से उच्च एनर्जी लेवल में या उच्च से निम्न एनर्जी लेवल में जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद है, यहाँ से यहाँ जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। लेकिन निश्चित कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा अवशोषित करता है न ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो ये दूसरा अभिग्रहित या सिद्धांत का मुख्य बिंदु था कि निश्चित कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। जब निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च से निम्न में इलेक्ट्रॉन गति करता है तो ही, यानी अपन इनको एनर्जी लेवल्स को यूं दर्शा सकते हैं। ये n बराबर 1 है, मान लीजिए ये n बराबर 4 ऊर्जा स्तर है, यहाँ से यहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन, तो ऊर्जा क्या करेगा, अवशोषण, और यहाँ से यहाँ आता है, यानी किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, ये n बराबर 2 से मान लीजिए n बराबर 1 में आता है, तो क्या करेगा, उत्सर्जन। लेकिन यदि एक ही कक्षा में मौजूद है तो ना अवशोषण करेगा और न ही उत्सर्जन होगा। थर्ड है, जब इलेक्ट्रॉन दो ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण करता है तो संक्रमण के दौरान उत्सर्जित या अवशोषित विकिरण की ऊर्जा और आवृत्ति को अपन निम्न प्रकार से दे सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन दो स्थायी ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण का मतलब है निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च से
निम्न में अपनी जगह छोड़ करके दूसरी तरफ चले जाना। तो जब इलेक्ट्रॉन दो स्थायी ऊर्जा अवस्थाओं के मध्य संक्रमण करता है तो उत्सर्जित या अवशोषित, यानी निम्न से उच्च में भी जा सकता है और उच्च से निम्न में भी आ सकता है, विकिरण की आवृत्ति निम्न प्रकार ज्ञात की जा सकती है। यानी दो एनर्जी लेवल हैं अपने पास, ये E1 ये E2। इलेक्ट्रॉन यहां मौजूद था और यहां चला गया, तो ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा E परिवर्तन हुआ, यहां से यहां गया, तो एनर्जी ग्रहण की निम्न से उच्च। इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है, तो E2 माइनस E1। अब आपको पता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से E बराबर होता है h न्यू, तो डेल्टा E बराबर मैं लिख सकता हूँ h न्यू, यानी कितने क्वांटम या फोटोन अवशोषित किए, वो डेल्टा E बराबर h न्यू। तो डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू रख दो, h न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1, न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 बटा h। E2 क्या है यहाँ, उच्च ऊर्जा स्तर, E1 क्या है यहाँ, निम्न ऊर्जा स्तर। इसको बोर का आवृत्ति नियम कहते हैं, बोर का आवृत्ति नियम, कि न्यू बराबर जब निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च से निम्न में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है तो उत्सर्जित या अवशोषित, क्योंकि निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषित करेगा और उच्च से निम्न में आएगा तो उत्सर्जित करेगा। विकिरण की आवृत्ति को अपन इस सूत्र द्वारा दे सकते हैं, तो न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1 बटा h। फोर्थ है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही घूम सकता है, जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही घूम सकता है, जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है। यानी कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर ही घूमने के लिए अनुमत होते हैं, अर्थात कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर ही अनुमत होते हैं। और उसको अपन ने दर्शाया mvr बराबर nh/2π। केवल इन्हीं ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन गति कर सकता है जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणक n बराबर 1 2 3 4 इस तरीके से कंटिन्यू हो सकता है एक पूर्णांक। तो कोणीय संवेग केवल उन्हीं ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन गति कर सकेगा जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π का क्या हो, पूर्ण गुणक हो। अब कोणीय संवेग क्या होता है, तो रेखीय संवेग जब सीधी रेखा में गति करती हुई वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल रेखीय संवेग होता है।
वैसे ही कोणीय संवेग क्या होता है? कोणीय संवेग होता है वृत्ताकार पथ पर गति करती हुई वस्तु का संवेग, और उसको अपन दर्शाते हैं कोणीय संवेग, वो होता है जड़त्वाघूर्ण और कोणीय वेग का गुणनफल। जड़त्वाघूर्ण I बराबर होता है द्रव्यमान और पिंड की त्रिज्या का वर्ग का गुणनफल, और कोणीय वेग होता है V/r। तो यह कोणीय संवेग आ जाएगा mv/r। चूंकि अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो mev/r, ये फिजिक्स से संबंधित है। तो परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जा स्तरों में घूम सकता है, जिनके लिए कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक हो, अर्थात कुछ निश्चित ऊर्जा स्तर ही अनुमत होते हैं। तो mv/r यानी कोणीय संवेग h/2π का क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणक होना चाहिए। केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऊर्जा स्तरों में गति कर सकता है। फिर देखते हैं बोर मॉडल को हाइड्रोजन के समान इलेक्ट्रॉन संख्या वाले परमाणु जैसे हीलियम प्लस, लिथियम +2, बेरिलियम +3 पर लागू किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। जिनके अंदर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन होता है उन पर बोर मॉडल को लागू किया जा सकता है। अन्य परमाणु जिनमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर यह बोर मॉडल लागू नहीं हो सकता है। सिक्स्थ है, बोर ने हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, त्रिज्या और वेग ज्ञात करने के लिए कुछ सूत्र दिए, वो देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के nth ऑर्बिट में कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En, त्रिज्या Rn एवं वेग Vn ज्ञात करने के निम्न सूत्र दिए। वो सूत्र क्या है? ऊर्जा ज्ञात करने का, nवीं कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है हाइड्रोजन की, उसके लिए ऊर्जा ज्ञात करने का फॉर्मूला है En = -2.18 × 10⁻18 जूल Z²/n²। ये हाइड्रोजन के लिए रिजबर्ग कांस्टेंट है 2.18 × 10⁻18 जूल। Z यहाँ क्या है? परमाणु क्रमांक है, और हाइड्रोजन के लिए कितना होता है? 1। H के लिए N ये ऊर्जा स्तर है, यानी पहली कक्षा की ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है। तो En बराबर n = 1, तो ये पहली ऊर्जा स्तर की ऊर्जा आ जाएगी। E1 = -2.18 × 10⁻18 जूल। हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1 का स्क्वायर बटा पहली कक्षा की याद कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर, तो बराबर आ जाएगा E1 = 2.18 × 10⁻18 जूल। और ये ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा में कमी को बताता है। तो ये बात हुई पहली कक्षा के लिए। ऐसे ही दूसरी कक्षा के लिए तो E2
-2.18 गुणा 10⁻18 जूल। ये हो जाएगा Z तो 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4, तो ये हो जाएगा बराबर 2.18 गुणा 10⁻18 जूल बटे 4। ये हो जाएगा दूसरे ऊर्जा स्तर की ऊर्जा। अब देखो En बराबर है -2.18 गुणा 10⁻18 जूल Z स्क्वायर बटा N स्क्वायर। ये ऋणात्मक चिन्ह जो है वो ऊर्जा की कमी को बताता है, ऊर्जा में कमी। जब इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है, जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब उसे, जब नाभिक के प्रभाव में ही नहीं है, इसका मतलब नाभिक के साथ आकर्षित नहीं है, तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब उसे n बराबर इनफाइनाइट कक्षा से संबंधित माना जाता है। तो इनफाइनाइट से संबंधित मानेंगे तो E इनफाइनाइट ये हो जाएगा 2.18 गुणा 10⁻18 जूल Z स्क्वायर, यहाँ हाइड्रोजन 1 का स्क्वायर बटा इनफाइनाइट का स्क्वायर, और इनफाइनाइट का भाग देंगे तो अपने को किसी संख्या में तो क्या मिलेगा 0। यानी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब उसे n बराबर इनफाइनाइट कक्षा से संबंधित माना जाता है, और तब उसकी एनर्जी कितनी होती है, तब उसकी ऊर्जा, तब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 मानी जाती है। E बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट से संबंधित होगा तो 0 आएगी। और इस स्थिति में जब E बराबर 0 होगी तो उसको आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन N इनफाइनाइट से संबंधित होता है तो उसकी E इनफाइनाइट 0, तब उसे आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। यानी H+ के रूप में मौजूद रहेगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के प्रभाव में है ही नहीं, नाभिक के प्रभाव से मुक्त होगा तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गया इसका मतलब, और उस स्थिति में उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 मानी जाती है, ये कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और तब हाइड्रोजन परमाणु आयनित हाइड्रोजन परमाणु यानी इस H+ के रूप में मौजूद रहेगा। अब इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के साथ किसी कक्षा में उपस्थित है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगता है, आकर्षण। और आकर्षण, जहाँ आकर्षण बलों का निर्माण होता है, नए बंधन आकर्षण बल बनते हैं, वहाँ एनर्जी क्या होती है, निष्कासित होती है, तो ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा में उपस्थित होता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आती है। क्यों? क्योंकि वो आकर्षण बलों द्वारा बंधेगा, और जहां आकर्षण बल निर्मित होते हैं वहां ऊर्जा निष्कासित होती है, और वही स्थायित्व का कारण भी बनता है परमाणु का। तो इलेक्ट्रॉन जब स्थायी कक्षा में उपस्थित होता है तो उसकी एनर्जी में कमी आती है, और एनर्जी में जब कमी आती है तो उसको अपन ऋणात्मक चिन्ह से दर्शाते हैं। तब ऊर्जा के पद में माइनस चिन्ह प्रयुक्त करते हैं।
तो ये बात हुई माइनस चिन्ह की पूरी कहानी की, कि जब नाभिक के प्रभाव से मुक्त होगा तो n बराबर इनफाइनाइट से संबंधित होगा, और एनर्जी जब उस स्थिति में जीरो होगी। जब किसी स्थायी कक्षा से संबंधित होगा, इलेक्ट्रॉन किसी स्थायी कक्षा में उपस्थित होगा तो नाभिक से आकर्षित रहेगा, आकर्षित होगा तो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलेगी तो माइनस से दर्शाते हैं, जहाँ एनर्जी देते हैं वहाँ प्लस और जहाँ निष्कासित होती है माइनस। तो ऋणात्मक चिन्ह ऊर्जा के पद में अपन ये इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ क्या होता है, आकर्षण की स्थिति में रहता है। अब देखो स्थायी कक्षा की ऊर्जा के बाद में स्थायी कक्षा की त्रिज्या Rn के लिए सूत्र दिया गया है 0.529 n स्क्वायर बटा z एंगस्ट्रॉम। अब इस एंगस्ट्रॉम को अपन किसी भी तरीके से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा सूत्र है Rn बराबर 52.9 n स्क्वायर बटा z पिकोमीटर। अब पहली कक्षा की R1 कितनी हो जाएगी, 52.9, ये एक का स्क्वायर, और हाइड्रोजन के लिए Z एक है ही, तो ये हो जाएगी 52.9 पिकोमीटर। इसको कहते हैं बोर त्रिज्या, बोर रेडियस, यानी हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की जो त्रिज्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में उपस्थित है, तो उसकी त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर होगी, उसको बोर त्रिज्या के नाम से जाना जाएगा। फिर है nवें ऊर्जा स्तर का वेग। इलेक्ट्रॉन यदि nवें ऊर्जा स्तर में मौजूद है तो उसका वेग देंगे अपन 2.18 गुणा 10 की घात 6 और z बटा n और मीटर प्रति सेकंड से। ये nवें ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करने का फॉर्मूला। z यहाँ हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा और पहले ऊर्जा स्तर के लिए 1 यहाँ रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड। तो ये थे ऊर्जा, त्रिज्या और वेग ज्ञात करने के फॉर्मूले, जो किसने दिए थे, बोर ने अपने परमाणु मॉडल में दिए थे हाइड्रोजन की किसी nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए। अब देखो बोर मॉडल के दोष या कमियां क्या रह गई, तो कमियां तो रह ही जाती है किसी भी वैज्ञानिक के किए गए कार्य में, तो 2 कमियां इसमें भी रह गई। बोर मॉडल जो है सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम में कुछ सूक्ष्म विभाजित रेखाएं पाई जाती है। इस प्रकार की एक रेखा ही 2-2 रेखाओं के अंदर विभाजित पाई जाती है, इनको कहते हैं द्विक। इनकी व्याख्या नहीं कर पाया, तो पहली कमी रह गई, बोर हाइड्रोजन परमाणु में प्राप्त सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाया। कि जो स्पेक्ट्रमी अपने लाइन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त हो रही थी, वो स्पेक्ट्रमी रेखाएं भी सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी विधियों द्वारा अध्ययन करने के बाद ये पाया गया कि वो भी एक रेखा 2-2 रेखाओं में विभाजित है, तो उसकी व्याख्या नहीं कर पाया। अब स्पेक्ट्रमी रेखाएं जब चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर स्पेक्ट्रमी रेखाएं जो विपाटित होती है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसको कहते हैं जीमान प्रभाव। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, यानी चुंबकीय क्षेत्र में रख दें स्पेक्ट्रमी रेखा, एक रेखा 2 रेखाओं में बढ़ जाए या ज्यादा रेखाओं में बढ़ जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि ऐसा होता है तो उसको कहते हैं जीमान प्रभाव। और यदि ये विद्युत क्षेत्र में होता है, विद्युत क्षेत्र में, तो इसको कहते हैं स्टार्क प्रभाव। यानी विद्युत क्षेत्र में रखने के बाद स्पेक्ट्रमी रेखाएं यदि विपाटित हो जाती है, एक से ज्यादा रेखाओं में बढ़ जाती है, तो उसको स्टार्क प्रभाव के नाम से
जाना जाता है। ये जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। पहली कमी तो ये रहेगी, इनकी व्याख्या वो नहीं कर पाया, कौन? बोर मॉडल। दूसरी, परमाणुओं से अणु कैसे बनते हैं उसकी व्याख्या भी नहीं करवाया। परमाणुओं से इसकी व्याख्या भी बोर मॉडल द्वारा नहीं की जा सकी। तो ये है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल, और बोर मॉडल की दो कमियां। एक तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन की व्याख्या नहीं कर पाया, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो विपाटन था उसकी व्याख्या ये नहीं कर पाया, जिनको जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव कहते हैं। और दूसरा, परमाणुओं से अणु बनने की व्याख्या भी वो नहीं कर पाया।